हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथियों को पता है डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे आप लोग इन क्लासेस को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। आइए साथियों, आज के इस क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और प्रयास करिएगा कि हर एक प्रश्न का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पिछले वर्ष का आप लोग प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी आधार पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग आंसर यहां पर करेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके सामने यहाँ पर 4 आर्टिकल दिए गए हैं। अनुच्छेद 18 है, 14 है, 17 है और आपका दिया अनुच्छेद 21। आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो वो है साथियों आपका अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष जो है सभी लोग एक समान है। ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें अनुच्छेद 17 की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा हर एक क्वेश्चन में, तो उस पॉइंट्स को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 17 की दोस्तों बात करें, इसके अंतर्गत आप जानते हैं अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत का अंत है। ठीक है। अनुच्छेद 21 की बात करें साथियों, इसमें जो है जीवन जीने का अधिकार है। देखिए, सवाल आपसे इस तरीके से पूछेगा कि जीवन जीने का अधिकार ये जो है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? आप कहेंगे अनुच्छेद 21 में। ठीक है। और छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आप कहेंगे अनुच्छेद 17 में। ठीक है। अनुच्छेद 18 की दोस्तों बात करें, इसके अंतर्गत आप देखेंगे उपाधियों का अंत है। क्या? उपाधियों का अंत का उल्लेख यहां पर किया गया है अनुच्छेद 18 में। ठीक है। तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सभी लोग जो है कानून के समक्ष समान है। ठीक है। तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण माना जाता है? बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहां पर आप लोग आंसर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से। बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण माना जाता है? वो था साथियों आपका चर्बी लगे कारतूस। ऑप्शन नंबर जो यहां पर सी दोस्तों दिया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें आप लोग। साथियों, यहां पर जो है एक क्वेश्चन और पेपर में पूछा जाता है, आपसे पूछेगा कि 1857 की क्रांति के समय जो है उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखें आप लोग, लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय गवर्नर जनरल था। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो जो भी दोस्त यहां पर सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जहां सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिएगा, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जहां सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है? चेरापूंजी है, मानसीनाप है, शिलोंग है और आपका दिया है कोहिमा। सवाल नंबर थर्ड का यहां पर सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं मानसिक नाम पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन साथियों यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस महान व्यक्तित्व को जो है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? बताएं। सवाल नंबर 4 का यहां पर आप लोग आंसर कर दीजिएगा। और प्रारूप समिति का यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का साथियों गठन कब किया गया था, ये भी आप बता सकते हैं। यहां पर सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं।
चलिएगा, तो जो भी साथी जा रहे हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ। कब? 29 अगस्त 1947 को हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए भाई? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते होंगे साथियों, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, भारतीय संविधान का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। इस पॉइंट्स को भी आप लोग याद रखें। देखिएगा, एक सवाल यहां पर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि पेपर में बन चुका है ये क्वेश्चन, आपसे पूछेगा कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे साथियों, ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पूछा है तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है भारत में प्रथम रेल सेवा का संचालन प्रारंभ किया गया था? बताएं। फटाफट आप लोग आंसर छापते हुए चलें। चलिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में प्रथम रेल सेवा का संचालन प्रारंभ किया गया था? यहां पर जो लोग जा रहे हैं 1853 में, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, और ये ट्रेन जो साथियों सबसे पहले चली थी, किसके काल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखें। ठीक है, और जो साथियों पहली रेलवे चली थी, ये कहां से कहां तक चली थी आप जानते हैं? मुंबई से ठाणे तक जो है पहली रेलवे चली थी, 34 किलोमीटर तक। कितना? 34 किलोमीटर तक। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में, याद रखिएगा। ठीक है, और यह भी सवाल पेपर में पूछा जाता है कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी को जो है भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो भाई पहली रेलवे कब चली दोस्तों? 1853 में। आपका जो बी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर यहां पर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग यहां पर करेंगे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग यहां पर देने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी साथी प्रयास करेंगे। जो लोग जा रहे हैं दक्कन पठार पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों यह भारत का जो है सबसे बड़ा और पुराना पठार है। कौन सा? दक्कन का पठार। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें आप लोग, यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। उद्देश्य प्रस्ताव जो है साथियों किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आगे चलकर साथियों इसे ही प्रस्तावना कहा गया। क्या भाई? प्रस्तावना इसे ही कहा गया है। बताएं, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव साथियों जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, यहां से संबंधित जो है 2 सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा कि संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अभी हमने आपको बताया प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं साथियों, ये क्या थे भाई? ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 8वां है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताएं। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर यहां पर आप दे सकते हैं, आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से उसका प्रमुख उद्देश्य जो है क्या था? जो लोग जा रहे हैं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, इस दौरान जो है स्वदेशी अपनाने और विदेशी कपड़ों की होली जलाने का आह्वान किया गया। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत में प्रवाह की लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? सवाल नंबर 9 का उत्तर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट यहां पर आप लोग आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत में प्रवाह की लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी है, नर्मदा है। क्वेश्चन नंबर 9 का यहां पर आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। बताएं, सभी साथी उत्तर दीजिएगा। यहां पर भाई जो लोग जा रहे हैं गंगा पर, ऑप्शन नंबर 2 पर, ये बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और साथियों बांग्लादेश में जो है इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि गंगा को जो है, गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि कई क्लास में हमने डिस्कस भी किया है कि गंगा का जो है उद्गम कहां से होता है। देखते हैं किसका किसका आंसर यहां पर आता है। बताएं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर दिया है, इसका आंसर बताएं आप लोग। चलिएगा सवाल नंबर 10 का फटाफट आंसर दीजिएगा और सेशन को भाई लाइक करते हुए चलिएगा। बहुत मेहनत के साथ चीजों को तैयार किया जाता है तब आपके सामने यहाँ पर लाया जाता है। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जुड़ सकते हैं। हेल्प आपको यहाँ से साथियों जरूर मिलेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। चलिए, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करें साथियों, ये अवधारणा कहां से ली गई है? सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे, आया हुआ है प्रश्न ये कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये अवधारणा जो है कहां से ली गई है? आप कहेंगे आयरलैंड के संविधान से ली गई। कहां से? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और इसका उल्लेख आप देखेंगे साथियों भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 के तहत। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, और आप जानते हैं साथियों जो भाग 2 है ये आपका नागरिकता से संबंधित है। क्या भाई? नागरिकता से संबंधित है। और नागरिकता का उल्लेख आप देखेंगे अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। भाग अगर आपसे पूछे आप कहेंगे भाग 2 में। भाग 3 आपको रट गया होगा। भाग 3 में आप देखेंगे इसमें जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। क्या? मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। ठीक है, अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर बताएं, किस वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई थी और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये भी आप बताएंगे। और इसका पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? ये सारे प्रश्न का आप आंसर कर सकते हैं क्योंकि यहीं से सवाल बनता है पेपर में। चलिए सभी लोग यहां पर आंसर करें, फटाफट आंसर बताइएगा। यहां पर जो लोग जा रहे हैं 1885 पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर, ध्यान रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कहां पर साथियों? इसकी स्थापना आप देखेंगे साथियों ए ओ ह्यूम के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को करी गई थी। ठीक है, और एक सवाल यहां से आपसे पूछेगा कि इसका पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? ये प्रश्न बनता है कि इसका पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था। तो साथियों इसका प्रथम अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा यानी WC बनर्जी के द्वारा करी गई थी इसकी अध्यक्षता। ठीक है, तो यहां पर भाई जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर 1885 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, एक सवाल और आपसे पूछ सकता है पेपर में साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप कहेंगे एनी बेसेंट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें मुख्य रूप से किस दिशा से प्रवेश करती हैं? 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिएगा यहां पर फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग।
चलिए फटाफट आंसर बताएं आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी साथी आंसर दे देंगे। तो भाई जो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें मुख्य रूप से किस दिशा से प्रवेश करती हैं, जो लोग जा रहे हैं यहां पर दक्षिण पश्चिम से, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, भारत में जो है 75% वर्षा, क्या भाई भारत में जो है 75% से अधिक वर्षा जो है इसी मानसून से होती है। कौन से मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है तो साथियों, और आपसे सवाल पूछ सकता है कि यह जो है सबसे पहले 1 जून के आसपास केरल के तट पर पहुंचता है। यह मानसून जो है साथियों 1 जून के आसपास केरल के तट पर पहुंचता है, ध्यान रखें। और इसे साथियों ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहा जाता है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून को ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहा जाता है। आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अगर भाई स्पीड ज्यादा होगी तो हमें बता दीजिएगा आप लोग कमेंट करके। ठीक है निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बताएं। चलिएगा सवाल नंबर 13 का उत्तर बताएं। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, एक पूछा गया पेपर में, इंडिया डिवाइडेड। क्या? इंडिया डिवाइडेड। आपसे पूछेगा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है, तो आप कहेंगे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, बताइए। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपके सामने दिया है 14, इसका उत्तर आप करिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपसे सवाल करता है कि इसका प्रारंभ जो है साथियों कब किया गया, बताएं। चलिए यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त, कब? 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और इसी आंदोलन में साथियों, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा एक नारा दिया गया, करो या मरो। क्या भाई? करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, आप ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कर्क रेखा जो है भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप बता सकते हैं। चलिएगा सवाल नंबर 15 का राइट आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं उत्तर देने के लिए। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर 8 राज्य, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं आप जानते होंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ठीक है और आपसे सवाल पूछा गया है कि क्या उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा गुजरती है कि नहीं, आप कहेंगे नहीं, उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा दोस्तों नहीं गुजरती है, ध्यान रखें। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं सी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है एक सवाल दोस्तों और पेपर में बनता है कर्क रेखा से संबंधित, उसको भी आप ध्यान रखें कि कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आप कहेंगे माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी साथियों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक चलिए अगला सवाल देखें, ये रहा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्राप्त है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं सभी साथी, राष्ट्रीय आपातकाल। ये सारे क्वेश्चन साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हमारा उद्देश्य यही है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिले। उसी तरीके से चीजों को यहाँ पर कंसाइज किया जाता है, जिससे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही सिर्फ और सिर्फ कवर किया जा रहा है। पिछले साल का पेपर आप देखेंगे तो पाएंगे इसी आधार पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। हमने पीवाईक्यू करवाए हैं, यानी जो पिछले साल के क्वेश्चन है आपने देखे होंगे, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक तो देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल का यहाँ पर पूछा आपसे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, तो आप जानते हैं अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 356 में आप जानते हैं साथियों राष्ट्रपति शासन। क्या भाई? राष्ट्रपति शासन किसमें है? अनुच्छेद 356 में।
और वित्तीय आपात जो है किसमें है, अनुच्छेद 360 में। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, ए विकल्प पर, वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ, बताएं। सवाल नंबर 17 का उत्तर यहां पर आप बता सकते हैं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। तो भाई 13 अप्रैल 1919 को, कब साथियों, आप ध्यान रखिएगा साथियों, यह घटना जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है बैसाखी के दिन अमृतसर में हुई थी। कहां पर, अमृतसर में हुई थी। और निहत्थी भीड़ पर जो है जनरल डायर के द्वारा जो है साथियों गोलियां चलवा दी गई थी, ठीक है। और इसकी जांच के लिए, यानी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था साथियों, इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। क्या, हंटर आयोग का गठन किया गया था। गोली किसके द्वारा चलवाई गई थी, याद रखिएगा, जनरल डायर के द्वारा। ये घटना कब हुई, 13 अप्रैल 1919। कहां पर हुई, अमृतसर में हुई। आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको याद हो जा रही होंगी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं, सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन सा है। आप सभी प्यारे साथी उत्तर दे सकते हैं। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी पर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो साथियों ये भारत का जो है सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये साथियों जो है इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। क्या, इसे जो है सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। इस पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस प्रावधान से संबंधित है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिएगा। चलिए फटाफट यहां पर आप आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस प्रावधान से संबंधित है, बताएं। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है, बताएं। जो लोग जा रहे हैं आपातकाल पर, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों अनुच्छेद 359 में, क्या भाई, अनुच्छेद 359 के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल में मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। लेकिन साथियों दो अनुच्छेद को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। ये सवाल पेपर में बन चुका है दोस्तों, और कई एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि किस अनुच्छेद को जो है आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो वो है आपका अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस कारण साइमन कमीशन का भारत में व्यापक विरोध किया गया था, बताएं। सवाल नंबर 20 का उत्तर आप कर सकते हैं यहां पर। निम्नलिखित में से किस कारण जो है साइमन कमीशन का भारत में व्यापक विरोध किया गया था, बताएं। तो साथियों साइमन कमीशन में जो है कोई भी भारतीय व्यक्ति जो है शामिल नहीं था, यानी कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और साइमन कमीशन साथियों भारत कब आया, 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत आया था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो लोग ए ऑप्शन पर गए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बताएं। चलिएगा, यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, सभी दोस्त यहां पर बता सकते हैं। चलिएगा, यहां पर भाई जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका यहां पर राइट क्या हो जाएगा भाई, राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल में दोस्तों देखेंगे आप, राजस्थान जो है नंबर 1 पर है। उसके बाद आपका कौन सा राज्य आता है, उसके बाद आपका आता है साथियों मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर आपका आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश किस नंबर पे आता है, तो क्षेत्रफल के आधार पर जो है आपका उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है, ठीक है। अच्छा, सबसे छोटा राज्य साथियों कौन सा है, वो है आपका गोवा है। गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है, ध्यान रखें। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया था, बताइए। चलिएगा,
चलिएगा, सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। और संविधान पूर्ण रूप से साथियों लागू कब हुआ और बनकर कितने दिनों में तैयार हुआ, ये भी आप बता सकते हैं यदि आपको पता होगा। चलिए तो देखेंगे दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को, क्या भाई, भारतीय संविधान को जो है दोस्तों अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और इसीलिए दोस्तों 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप जानते होंगे साथियों, 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। समय कितना लगा इसे तैयार होने में, बनने में कितना वक्त लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। कितना, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण प्रक्रिया में, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन किया गया था। 23 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं और बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ था, ये भी आप प्रयास कर सकते हैं उत्तर देने के लिए। चलिए यहां पर आप देखेंगे साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों 1905 में। कब, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, किसके कार्यकाल में, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखें, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है कौन सा है, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिएगा फटाफट आंसर यहां पर करें आप लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा, ये भी आप बता सकते हैं। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, ये भी आप प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। देखेंगे जो लोग जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, आप जानते होंगे सिक्किम है। क्या, सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, वो है आपका बिहार, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। 8वीं अनुसूची का संबंध जो है किससे है, फटाफट यहां पर आप आंसर दे सकते हो, बता सकते हो। चलिएगा, राज्यों से, भाषाओं से, कर प्रणाली से, आपातकाल से, क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर बताएं। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। 8वीं अनुसूची में आप देखेंगे साथियों, भाषाओं का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में आप देखेंगे 14 भाषाएं शामिल थी 8वीं अनुसूची में, लेकिन अब अगर आप देखते हैं साथियों 22 भाषाएं वर्तमान में शामिल है, ठीक है। यहां पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, भाषाओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप बता सकते हैं, बताइए। सवाल नंबर 26 का उत्तर यहां पर बताएं, किस वर्ष जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया और इस आंदोलन को साथियों वापस कब ले लिया गया था, आप ये भी बता सकते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिएगा, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में हुई। कब, 1920 में जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई। और साथियों 1922 में जो है चौरी चौरा घटना के कारण, ठीक है, 1922 में चौरी चौरा घटना के कारण इस आंदोलन को वापस ले लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1920 में, समाप्ति कब हुई, 1922 में, ठीक है। चौरी चौरा घटना के कारण जो है इस आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य के पास है, बताइए। 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, तो आप सभी साथियों को पता होगा, जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर, गुजरात पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखें, 27 नंबर का। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या कहलाती है। निलंबन, इस्तीफा, महाभियोग, अविश्वास प्रस्ताव। 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। और महाभियोग का यहां पर साथियों आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा महाभियोग, ऑप्शन नंबर सी है। और ये सवाल पेपर में बनता है कि महाभियोग ये जो है आपका किस अनुच्छेद से संबंधित है, आप कहेंगे अनुच्छेद 61 से, ठीक है। अनुच्छेद 61 में जो है साथियों महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है
भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? निम्नलिखित में से गांधी इरविन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ? बताइए। गांधी इरविन समझौता के बारे में यहां पर आपसे सवाल पूछा, आंसर दे सकते हैं। चलिएगा, चलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं 1931 पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो गांधी इरविन समझौता साथियों किस वर्ष संपन्न हुआ? 1931 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर दीजिएगा। सबसे ऊंची चोटी का नाम यहां पर आपसे पूछा है, फटाफट आप यहां पर आंसर दे सकते हैं। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? K2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बताइए। सवाल नंबर 31 का उत्तर यहां पर आप बता सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द साथियों किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 31 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिए, यहां पर देखिएगा साथियों, धर्मनिरपेक्ष भी मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा पंथ निरपेक्ष। क्या? पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। ये 3 शब्द साथियों जोड़े गए थे। तो यहां पर आप देखेंगे जो बी ऑप्शन दिया 42वां संविधान संशोधन, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, अच्छा प्रस्तावना में जो है कुल कितनी बार संशोधन अभी तक हुआ है आप बता सकते हो? 32 का उत्तर आप बताएं। यहां पर निम्नलिखित में से चौरी चौरा की घटना के पश्चात किस आंदोलन को वापस ले लिया गया? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्लेन किया था, बताएं आप लोग। चलिए भाई, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा। ठीक है, इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री सेवा है। तो आप लोग जो है सेशन को लाइक जरूर कर देंगे यदि आपको चीजें बेहतर लग रही हैं, और अपने सभी साथियों के पास जो है शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, चौरी चौरा की घटना के पश्चात किस आंदोलन को जो है वापस ले लिया गया था? तो वो था भाई आपका असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहां पहुंचता है? बताइए। दक्षिण पश्चिम मानसून साथियों जो है सबसे पहले जो है कहां पर पहुंचता है? और साथियों, मानसून शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? बता सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं यहां पर केरल तट पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, केरल में जो है मानसून जून के प्रथम सप्ताह में आता है। और मानसून शब्द जो है साथियों, ये आपका ध्यान रखिएगा, अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है। क्या? अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? बताइए। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं? 34 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। बताएं। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? बताइए। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिएगा, फटाफट यहां पर आप लोग आंसर करेंगे। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर 1942 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया था दोस्तों, ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी किस समुद्र में यानी किस सागर में जाकर मिलती है? बताएं। 36 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। और ये नदी साथियों कहां से निकलती है, ये भी आप प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। और ये भी सवाल दोस्तों पूछता है कि कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? आप कहेंगे नर्मदा नदी। सवाल पूछा गया पेपर में। ठीक है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो साथियों, नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, और ये कहां से निकलती है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहां से? मध्य प्रदेश के
अमरकंटक से निकलती है और कहां पर जाकर ये मिल जाती है? अरब सागर में। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? बताइए। सवाल नंबर 37 का उत्तर आप कर सकते हैं। चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर 123 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। चलिए, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य साथियों क्या था? 38 नंबर के क्वेश्चन का आप प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। यहां पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, तुर्की के खलीफा की सत्ता की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? बताइए। सबसे बेहतरीन जो है साथियों यहां पर आपसे पूछा गया है कि ये जो काली मिट्टी है दोस्तों, ये किस फसल के लिए अच्छी मानी गई है? ये आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं रेगुर मृदा, देखिएगा दोस्तों मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। काली मिट्टी को साथियों क्या बोलते हैं? इसे रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। क्या? रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम है, पूछा गया सवाल है। और ये साथियों जो फसल है कपास की खेती के लिए बेहतरीन मानी गई है। विकल्प आपका सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर आप बताएं। निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? चलिए, जो लोग जा रहे हैं यहां पर भाई ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, अनुच्छेद 66। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल जो है साथियों वो है आपका अनुच्छेद 66। अब देखिए उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से सवाल पेपर में बनते हैं। आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए साथियों जो न्यूनतम आयु होती है वो 35 ईयर होती है। कितनी? 35 वर्ष होती है, ध्यान रखें। तो आप देखेंगे यहां पर जो डी विकल्प दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है किस घटना से मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 41 का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। बताएं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है किस घटना से मानी जाती है? आप यहां पर 41 का आंसर बता सकते हैं। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं दांडी मार्च, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बताएं। भारत का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है और ये कहां पर स्थित है? ये भी आप प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। तो आप देखेंगे दोस्तों, जो आपका माजुली नदी द्वीप है, क्या माजुली नदी द्वीप है, ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये किस नदी पर है? ये असम में आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? बताइए, फटाफट आंसर बताएं आप लोग। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य का वर्णन जो है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है, किस भाग में किया गया है? मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? इन सारे पॉइंट्स को आप लोग बता सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1976 हो जाएगा। क्या भाई? तो मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था, आप ध्यान रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा दोस्तों ये आपका रूस के संविधान से लिया गया था। वर्तमान में देखेंगे आप लोग मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 4A में किया गया है और अनुच्छेद 51A में। ठीक है, भाग पूछेगा 4A बताइएगा और अगर आपसे अनुच्छेद पूछेगा तब आप 51A बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बताइए। 44 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। होम रूल लीग की स्थापना जो है साथियों किसके द्वारा करी गई थी? यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है एनी बेसेंट, क्या एनी बेसेंट जो है बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से भारत में जो है सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है और आपका दिया है केरल। बताएं। चलेगा। देखिएगा दोस्तों, अगर बात करें यहां पर हम केरल की, ठीक है, तो केरल को आप जानते होंगे, इसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्या? मसालों का बगीचा कहा जाता है। और जो सबसे अधिक चाय उत्पादन की जाती है कहां पर? असम राज्य में। कहां पर? असम में। तो बी ऑप्शन जो आपका दिया है ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बताएं। वित्त आयोग से संबंधित आर्टिकल जो है कौन सा है? सवाल नंबर 46 का आप यहां पर आंसर बता सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है ये 5 वर्ष पे किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसका उल्लेख आप देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में देखने को मिलता है। जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल यहां पर सही आंसर है। अगला सवाल ये रहा। निम्नलिखित में से माउंट बेटन योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? बताएं। माउंट बेटन योजना जो है किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? यहां पर आप इसका आंसर दे सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहां पर दोस्तों हो जाएगा 1947 में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? बताएं। 48 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। निम्नलिखित में से भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा पर जो है आधारित है? वो है साथियों आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ऑप्शन नंबर ए राइट है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका अगला सवाल है। निम्नलिखित में से राज्यसभा का पदेन सभापति जो है कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? अभी थोड़ी देर पहले साथियों हमने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और ये सवाल कई एग्जाम में पूछा गया है और बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चंस को अच्छे से देखे होंगे तब आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि जो चीजें यहाँ पर दी जा रही है कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी व्यवस्था का संबंध मुख्यतः किससे संबंधित है? बताइए। चलिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था का संबंध जो है मुख्यतः किससे है? जमींदार, किसान, तालुकदार और आपका दिया है कंपनी अधिकार। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है। तो साथियों यहां पर हमने पूरे 50 प्रश्नों को कवर किया जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं या आप बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हैं या आप अन्य राज्य से हैं और उस राज्य में जीके जीएस पूछा जा रहा है, तो इन सारी क्लासेस को आप लोग जरूर अटेंड करें। सुबह 11:30 बजे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होता है। जो क्लास की टाइमिंग है सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे ये क्लासेस करवाई जाती हैं। आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। जो लोग चैनल पर रहे नए हैं जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ से जरूर मिलेगी। सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। इससे क्या होगा, इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो जाता, बस ये होता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं ये और लोगों के पास ये सारी चीजें पहुंच रही हैं, ये कंटेंट पहुंच रहा है। नहीं तो ये सारे जो क्लासेस दी जा रही हैं साथियों ये आपको बहुत जगह पेड क्लास में देखने को मिलती है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो बहुत कठिन स्तर के क्वेश्चन करवाते हैं यूट्यूब पर, लेकिन साथियों कठिन स्तर का क्वेश्चन नहीं आता बहुत ज्यादा। मैं आपको बार बार ये चीजें कहता हूँ। हमने इसीलिए पीवाईक्यू भी करवाए हैं, पिछले साल के क्वेश्चंस भी करवाए हैं, अभी और सारी चीजें आपको दी जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, आप इन सारी क्लासेस को करते हुए चलिए और रीजनिंग भी आप साथ में जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।